वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था एंजाइम्स। अगर मैं एंजाइम्स के बारे में आगे बात करूं, देखो तो कुछ एंजाइम्स सिंपल एंजाइम्स होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल एंजाइम्स होते हैं। सिंपल क्यों? क्योंकि केवल प्रोटीन के बने होते हैं, केवल प्रोटीन पार्ट यहां पर पाया जाता है। जैसे रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। ये वो एंजाइम है जिसमें केवल प्रोटीन पार्ट पाया जाता है, या यूं कहूं तो सिंपल एंजाइम्स होते हैं। कुछ एंजाइम्स कैसे होते हैं? कॉन्जुगेटेड, या इन्हें कहते हैं होलो एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम्स कहते हैं। ये वो एंजाइम्स है जिसमें प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों पाए जाते हैं। होलो एंजाइम की बात की जाए तो इसमें दो पार्ट हैं। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं, प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं, जबकि नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। यहां पर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों पाए जाते हैं और दोनों जुड़े हुए होते हैं। प्रोटीन पार्ट या यूं कहूं तो एपो एंजाइम किसके साथ जुड़ा रहता है? कोफैक्टर के साथ जुड़ा रह सकता है। तो कोफैक्टर में नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, यानी प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। तो क्या क्या चीजें पाई जा सकती हैं? कोफैक्टर में 3 चीजें पाई जा सकती हैं, जिसमें पहली चीज आएगी को एंजाइम। पहली चीज क्या आएगी? को एंजाइम। दूसरी चीज आएगी मेटल एक्टिवेटर, और तीसरी चीज आएगी प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखो, एपो एंजाइम कोफैक्टर के साथ जुड़ा रहेगा। कोफैक्टर है क्या? नॉन प्रोटीन पार्ट है। एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन पार्ट है। कोफैक्टर में प्रोटीन नहीं पाई जाएगी, तो क्या पाया जा सकता है? को एंजाइम, मेटल एक्टिवेटर या प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जा सकता है। इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो हमने कोफैक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था, इसे ए लिख देते, को एंजाइम। को एंजाइम, को एंजाइम की बात की जाए तो ये एंजाइम का ऑर्गेनिक पार्ट है। ऑर्गेनिक पार्ट है। देखो, कोफैक्टर एपो एंजाइम के साथ अटैच रहता था। कोफैक्टर एपो एंजाइम के साथ अटैच रहता था। कोफैक्टर में पहला है को एंजाइम जो कि ऑर्गेनिक पार्ट है। बेसिकली ये को एंजाइम किसके साथ अटैच रहेगा? एपो एंजाइम के साथ अटैच रहेगा। कैसे अटैच रहेगा?
लूजली अटैच रहेगा। ठीक है, कैसे अटैच रहेगा? लूजली अटैच रहेगा, इजीली सेपरेट कर सकते हो। जैसे NAD और NADP में, NAD और NADP में नियासिन विटामिन पाई जाती है। NAD और NADP में नियासिन विटामिन पाई जाती है, जो कि क्या है? ऑर्गेनिक पार्ट है, लूजली अटैच है, इजीली सेपरेट किया जा सकता है और ये को एंजाइम के रूप में यहां पर काम करती है। जैसे FAD भी हो सकता है, इसमें FMN भी हो सकता है, लिपोइक एसिड भी हो सकता है, ADP भी हो सकता है। ये सब क्या है? ऑर्गेनिक पार्ट है, लूजली अटैच है, इजीली सेपरेट किया जा सकता है। ये यूं कहूं तो ये को एंजाइम है। बी की मैं बात करूं, मेटल एक्टिवेटर। मेटल एक्टिवेटर बेसिकली ये मेटल्स है। क्या है? मेटल्स है। इनऑर्गेनिक पार्ट आ गया, कैसा पार्ट आ गया? इनऑर्गेनिक पार्ट आ गया, लूजली अटैच आ गया। किसके साथ लूजली अटैच रहेंगे? एपो एंजाइम के साथ, प्रोटीन वाले पार्ट के साथ लूजली अटैच रहेंगे। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहेंगे। जैसे मैं कॉपर की बात करूं, किसकी बात करूं? कॉपर की बात करूं तो कॉपर यहां पर किस एंजाइम में पाया जाएगा? तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में कॉपर पाया जाएगा, या यूं कहूं तो मेटल पाई जाएगी। इनऑर्गेनिक पार्ट है, लूजली अटैच रहेगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा अटैच रहेगी। और कॉपर किसमें पाया जाएगा? टायरोसिन एंजाइम में। कहां पाया जाएगा? टायरोसिन एंजाइम में पाया जाएगा। अगर मैं आयरन की बात करूं, किसकी बात करूं? आयरन की बात करूं तो आयरन में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम। तीनों एंजाइम में क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाएगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम, तीनों एंजाइम में क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं मोलिब्डेनम की बात करूं तो नाइट्रोजनेज में, नाइट्रोजनेज में। अगर पोटेशियम की बात करूं, पायरुवेट काइनेज में। पोटेशियम की बात करूं तो पायरुवेट काइनेज में। पायरुवेट काइनेज में पोटेशियम पाया जाएगा, नाइट्रोजनेज में मोलिब्डेनम पाया जाएगा। निकिल की बात करूं तो यूरिएज में। तो यहां पर एंजाइम में क्या पाए जा रहे हैं? मेटल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, देखो एनसीईआरटी कहती है कि यहां पर ऑर्गेनिक पार्ट पाया जाएगा। कौन बोल रहे हैं? एनसीईआरटी। जबकि गूगल बोल रहा है कि ऑर्गेनिक भी पाया जाएगा प्लस नॉन ऑर्गेनिक पार्ट भी पाया जाएगा, या इनऑर्गेनिक पार्ट भी यहां पर पाया जाएगा। गूगल कह रहा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट पाए जाएंगे, जबकि एनसीईआरटी बोल रही है केवल ऑर्गेनिक पार्ट पाया जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करूं तो टाइटली अटैच रहेंगे। नॉट सेपरेट इजीली, इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है,
अगर मैं आगे बात करूं, जैसे पेरोक्सीडेज और कैटालेज में H2O2 को तोड़ने वाले, H2O2 को H2O प्लस O2 में तोड़ने वाले जो पार्ट होगा वो कैसा पार्ट होगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाएगा। पेरोक्सीडेज और कैटालेज में जो H2O2 को तोड़ने वाला हिस्सा होगा, जो H2 और O2 को तोड़ने वाला हिस्सा होगा, किसमें तोड़ेगा? H2O और O2 में। वो हिस्सा कैसा होगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। हिम ग्रुप, हिम ग्रुप जो पाया जाएगा वो कैसा होगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। बायोटीन, जो बायोटीन पाया जाएगा वो कैसा होगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अगर मैं मेटल एक्टिवेटर्स की और आगे बात करूं, देखिए अगर मैं आगे मैग्नीज की बात करूं तो डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम में क्या पाया जाएगा? मैग्नीज पाया जाएगा। मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाएगा? एक तो हेक्सोकाइनेज में, और एक आपका रुबिस्को में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाएगा? हेक्सोकाइनेज और रुबिस्को में पाया जाएगा। जिंक की बात करते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज। देखो डीकार्बोक्सिलेज में मैग्नीज पाया जाएगा, हेक्सोकाइनेज में मैग्नीशियम, रुबिस्को में मैग्नीशियम, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जिंक। ये एनसीईआरटी में दे रखे, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में जिंक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक पाया जाएगा, ठीक। देखिए एंजाइम की जो एबिलिटी है देखिए एंजाइम की जो एबिलिटी होगी वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी। पहली टर्नओवर नंबर, और दूसरी केएम वैल्यू। एंजाइम की एबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, टर्नओवर नंबर और केएम वैल्यू। सबसे पहले बात करते हैं टर्नओवर नंबर की। देखो सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में,
और हमें यहां पर एंजाइम लेना पड़ेगा। अगर मुझे एंजाइम की एबिलिटी को चेक करना है, एंजाइम की एबिलिटी को चेक करना है, तो मैं एंजाइम की संख्या एक मॉलिक्यूल लूंगा। एंजाइम मैंने यहां पर कितना लिया, एक मॉलिक्यूल, और पर यूनिट टाइम लूंगा। जैसे पर मिनट, पर सेकंड ले सकता हूं, तो पर यूनिट टाइम एंजाइम का एक मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम में सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। एंजाइम का एक मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम में सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम का टर्नओवर नंबर कहलाता है। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम 360 लाख मॉलिक्यूल को प्रति मिनट, 360 लाख सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रति मिनट एक एंजाइम, एक मॉलिक्यूल एंजाइम का कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज का 360 लाख जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एक मॉलिक्यूल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एक मॉलिक्यूल 360 लाख सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रति मिनट प्रोडक्ट में। तो ये क्या आ गया, इसका टर्नओवर नंबर आ गया। तो यहां पर एंजाइम का एक मॉलिक्यूल लेना है और पर यूनिट टाइम लेना है, ठीक है। तो कितना सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, वो एंजाइम का टर्नओवर नंबर कहलाएगा। जैसे कैटालेज की बात करो, तो कैटालेज का टर्नओवर नंबर कितना है, 50 लाख पर मिनट। या यूं कहूं तो कैटालेज एंजाइम का एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के 50 लाख मॉलिक्यूल को प्रति मिनट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर मैं बात करूं आगे लाइसोजाइम की बात करूं, तो इसका है 30 पर मिनट। यानी कैटालेज लाइसोजाइम का एक मॉलिक्यूल, लाइसोजाइम का एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के 30 मॉलिक्यूल को प्रति मिनट प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। तो सबस्ट्रेट क्या कितने मॉलिक्यूल को एंजाइम का एक मॉलिक्यूल प्रति पर यूनिट टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ये एंजाइम का टर्नओवर नंबर कहलाता है। अगर मैं Km वैल्यू की बात करूं, अगर मैं नंबर 2 पर Km वैल्यू की बात करूं, Km वैल्यू क्या है, इसको दिया था माइकल्स एंड मेंटन ने, माइकल्स एंड मेंटन है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन अटेन्स half of its maximum velocity. Km वैल्यू सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है। सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन आधी रह जाए, रेट ऑफ रिएक्शन आधी हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन आधी हो जाए अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की, वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन Km वैल्यू कहलाती है। सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन आधी तक पहुंच जाए या आधी हो जाए अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की, वो क्या कहलाती है, Km वैल्यू कहलाती है। देखो जैसे
मैं एक ग्राफ बनाऊं, इस तरफ लूं रेट ऑफ रिएक्शन और इस तरफ लूं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और दोनों में बनाऊं ग्राफ, इस प्रकार का ग्राफ आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में इस प्रकार का ग्राफ आएगा। यहां पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मैक्सिमम है, V क्या है, मैक्सिमम है। जब V हाफ हो जाए, यहां पर मान लो V हाफ हो गया, V मैक्स क्या हो गया, हाफ हो गया, तो इस समय सबस्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, इस समय सबस्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या कहलाएगी, Km वैल्यू कहलाएगी। जब अपनी जो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी हो गई, जब मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी हो गई, उस समय जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो Km वैल्यू कहलाएगी। और अच्छे एंजाइम की Km वैल्यू कम होनी चाहिए।